everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic agriculture reforms. 1947 से पहले हमने पढ़ा था कि what was the condition of our agriculture sector during the British period. तो उस समय हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर द मेन ऑक्यूपेशन था and 72.7% population वर डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे कि 1950 से लेकर एट परसेंट तक हमारे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उसकी कंडीशंस क्या है। हालांकि धीरे धीरे काफी अधिक इंप्रूवमेंट हुई। आप ये देखें कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर्स है तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस द सिचुएशन ऑफ या कंडीशंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसमें यानी आप देखो कि 1947 तक जो जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था वो लगभग आप ये कह सकते हैं अबव 50% था, राइट। क्योंकि वहां पर एज ए प्राइमरी सेक्टर मेन ऑक्यूपेशंस था, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ था। इसके बाद एट प्रेजेंट हमारे देश में ये जो सिचुएशन है वो 60% जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है, यानी ये काफी अधिक डिक्रीज हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, बट इसके बेस पर हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर ज्यादा डेवलप्ड हुए हैं इन कंपैरिजन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन अब भी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में मेन ऑक्यूपेशंस माना जाता है। लगभग हाफ जो पॉपुलेशन है अब भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उसके लिए अनेक प्रकार के जो रॉ मटेरियल्स है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में भी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अब हम पढ़ेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में जो डेवलप्ड हुआ है उसके लिए हमारे देश में किस प्रकार के जो रिफॉर्म्स है वो अप्लाई किए गए थे। तो हमारे देश में दो प्रकार के रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए थे, लैंड रिफॉर्म्स एज वेल एज टेक्निकल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। देन फर्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसको हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स या एज ए लैंड रिफॉर्म्स। तो इसमें सबसे पहला जो मेजरमेंट अप्लाई किया गया वो था एबोलिशंस ऑफ द इंटरमीडियरीज। एंड वो आर द एबोलिशंस, यानी इंटरमीडियरीज कौन थे उस समय? जमींदार। यानी उस समय हमारे देश में जमींदारी सिस्टम पाया जाता था। सो जमींदारी सिस्टम वर एबोलाइज्ड बाय आवर गवर्नमेंट, और यानी इट मींस उनके पास जो लैंड था केवल एक्चुअल लैंड, दीज वर प्रोवाइडेड टू द जमींदार and the surplus land provided to the landless laborers as well as the laborers which have the actual owners of the land। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल उसकी जो जमीन थी केवल उसी को प्रोवाइड की गई, और बाकी जो जमीन बच जाती है वो लैंडलेस लेबर्स या किसको प्रोवाइड की गई? जो एक्चुअल में उसके ओनर्स थे उन्हीं को प्रोवाइड की गई। तो सबसे पहला स्टेप ये उठाया गया कि एबोलिशंस ऑफ द इंटरमीडियरीज, यानी जो इंटरमीडियरीज थे वो कौन थे? जमींदार थे। उनको खत्म कर दिया गया, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, और जो एक्चुअल ओनर्स थे उन्हीं को उनकी जमीन प्रोवाइड की गई थी। सेकेंड रिफॉर्म्स जो अप्लाई किए गए थे वो था सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग क्या होता है? यानी इट रेफर्स द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेबल लैंड दैट फैमिली या इंडिविजुअल कुड ओन। इट मींस ये एक मैक्सिमम लिमिट वर आल्सो डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द लैंड। जैसे मान लो एक इंडिविजुअल या एक फैमिली के पास मैक्सिमम जमीन कितनी होनी चाहिए ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया। जैसे मान लो गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड कर दिया गया कि 20 एकड़ हेक्टेयर अगर किसी के पास जमीन है, इससे सरप्लस अगर लैंड पाया जाता है, देन दीज वर प्रोवाइडेड टू द लैंडलेस लेबर्स। वो किसको प्रोवाइड कर दी गई? जो लैंडलेस लेबर्स थे, जिनके पास कोई भी जमीन नहीं थी, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट का कोई भी सोर्सेज नहीं था, जो दूसरों के लिए काम करते थे, उनको प्रोवाइड कर दी गई ताकि वो उस जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द
कल्टीवेबल लैंड, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई ताकि जो सरप्लस लैंड है वो लैंडलेस लेबर्स को प्रोवाइड की जा सके। देन थर्ड इज कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन होती है चकबंदी। इट मीन्स आप ये देखो, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड वाज स्कैटर्ड एज वेल एज स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग लैंड थी। इट मीन्स इट इज पीस ऑफ लैंड विच आर हियर एंड देयर, यानी उनके जो खेत थे वो इधर उधर बिखरे हुए थे। तो इसके लिए क्या किया गया, यानी कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या होती है, इट इज ए प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस फॉर हिज स्कैटर्ड होल्डिंग हियर एंड देयर, यानी उनकी जो लैंड, उनके जो खेत बिखरे हुए इधर उधर बिखरे हुए थे, उसकी जगह पर उन्हें उतनी ही एक जगह पर जमीन प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि अगर मान लो खेत इधर उधर बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड होल्डिंग लैंड है, तो इट मींस उसने प्रॉपर तरीके से वो खेती नहीं कर सकता है, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं कर सकता है। इसलिए जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की पॉलिसी है ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई की गई ताकि जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी वगैरह या मॉडर्न इनपुट्स यूज करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। द नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। आपने देखा होगा कि 1947 तक हमारे देश में जो जमींदार थे दे वर फ्री टू मैक्सिमाइज देयर शेयर ऑफ आउटपुट बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी वो अपने शेयर ऑफ आउटपुट को मैक्सिमम करने में इंटरेस्टेड थे लेकिन उसकी कॉस्ट के लिए वो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते थे। तो पहले जितना चाहते वो अपना ले जाते थे, जो टीलर्स थे जो उस पर जमीन पर खेती करते थे उनको केवल इतना ही प्रोवाइड किया जाता था कि फैमिली कंजप्शन के लिए सफिशिएंट हो। लेकिन बाद में यानी जो रेंट की वैल्यू है वो डिसाइड कर दी गई, यानी इट वाज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, यानी टोटल क्रॉप की जो वैल्यू है उसका 1/3 ही जो ओनर है उसको प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी जो है जो उस पर खेती करता है उसी को वो प्रोवाइड होगा। देन नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग किस लिए अप्लाई की गई? कोऑपरेटिव फार्मिंग वर आल्सो अप्लाइड बाय द फार्मर्स टू इंक्रीज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर, यानी किसानों ने बार्गेनिंग पावर को इंप्रूव करने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग अप्लाई की। यानी ये देखो कि सभी के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, कुछ किसान ऐसे थे जिनके पास जमीन बहुत कम थी, तो ऐसे लोगों ने आपस में क्या फैसला किया कि वो आपस में एक साथ मिलकर खेती करेंगे। जैसे मान लो किसी के खेत एक साथ हैं तो वो आपस में मिलकर खेती करते थे, यानी ये क्या होता है, इट इज ए कलेक्टिवली द फार्मर कुड बाय इनपुट्स एट ए लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोडक्ट एट ए हायर प्राइस, यानी जिसमें सभी किसान मिलकर आपस में काफी लो कॉस्ट पर इनपुट्स परचेज करते हैं और एक साथ मिलकर खेती करके उसको हाई प्राइसेस पर सेल करते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो इस तरह से लैंड रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए ताकि हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव किया जा सके और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो सके। ये तो थे लैंड रिफॉर्म्स। देन सेकंड रिफॉर्म्स वर अप्लाई बाय आवर गवर्नमेंट, दीज आर द टेक्निकल रिफॉर्म्स, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए, मॉडर्न इनपुट्स अप्लाई करने के लिए टेक्निकल रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए थे ताकि प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो इसके लिए यूज ऑफ HYV सीड्स, यानी सिंस 1965 द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वर आल्सो यूज्ड बाय द फार्मर। इट मीन्स गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोवाइड किए जाते हैं और ये स्पेशल व्हीट, राइस, बाजरा वगैरह इनके प्रोडक्शन के लिए प्रोवाइड किए गए हाई यील्डिंग वैरायटीज होती है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। इसके लिए नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन वगैरह एस्टेब्लिश किए गए, यानी जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में किसानों को ये HYV सीड्स सब्सिडी रेट पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। Then next है use of chemical fertilizers. In place of the compost manures, the government also provided the chemical fertilizers which are related to the growth of the plant. यानी जो प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, जो उसको इंप्रूव करते हैं जिससे प्रोडक्शन काफी अधिक मात्रा में इंक्रीज होता है, और लगभग 262.6 जो क्विंटल केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई फार्मर के बीच। Then next है use of the insecticide and pesticide for crop production.
यानी क्रॉप की डिजीज या जो पेस्ट वगैरह की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको रिमूव करने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूटिलाइज किया जाता है। आप ये देखो मोस्टली जो फसल है वो क्रॉप डिजीज के कारण, यानी जो भी पेस्ट वगैरह की प्रॉब्लम होती थी, यानी उसके कारण मोस्टली जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो उससे बचने के लिए हमारे देश में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो यानी क्रॉप डिजीज को रोकने के लिए जो अप्लाई की गई, तो उससे क्रॉप प्रोडक्शन भी काफी अधिक इंप्रूव हुआ। इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी। आप ये देखो, सबसे पहले 1947 तक हमारे देश में केवल 17% लैंड पर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी एंड मोस्टली फार्मर्स वर डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल फॉर देयर क्रॉप, यानी अपने प्रोडक्शन के लिए रेनफॉल पर डिपेंड होते थे। एंड गुड रेनफॉल मीन्स गुड हार्वेस्ट एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड हार्वेस्ट। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड मैनी इरिगेशन फैसिलिटी टू द फार्मर। इसका काफी अधिक एक्सपेंशन हुआ। अब हम कह सकते हैं कि लगभग 45% लैंड पर हमारे देश में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन को इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल है। तो ये सारे जो लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए, इसी का रिजल्ट था कि हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन अराइज हुई थी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस